एवरीवन, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे गेस्ट है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। एक बहुत लंबी जर्नी इन्होंने कवर की है, फ्रॉम अ पर्सनल ट्रेनर टू बिकमिंग एन आईएफबीबी प्रो। जिन लोगों को ये नहीं पता आईएफबीबी प्रो क्या होता है, आईएफबीबी प्रो स्टेटस जो है वो उन टॉप बॉडी बिल्डर्स को मिलता है जो एक बहुत ही टफ कंपटीशन में जीतकर एक फेडरेशन में एक प्रो कार्ड हासिल करते हैं, और उसके बाद प्रो शो जीतने के बाद वो जो बड़ा स्टेज होता है ओलंपिया का, वहां compete करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं आईएफबीबी प्रो रजत गोयल। वेलकम टू द शो रजत। थैंक यू चिराग सर। सो रजत की जर्नी हमारे साथ शुरू हुई थी 2014 में, जब रजत अपना पोस्टल ट्रेनिंग कोर्स करने आए थे बुदाऊ से। तो वहां से आज लगभग 11 साल बाद रजत का एक ड्रीम भी पूरा हुआ आईएफबीबी प्रो रन करने का, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका ये ड्रीम होता है कि मेरा आईएफबीबी प्रो स्टेटस रहे, मैं ओलंपिया जाके खेल सकूं। तो रजत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके आईएफबीबी प्रो स्टेटस के लिए। थोड़ा जनता को बताओ कैसा रहा ये 10 साल का सफर। Transition actually from a software engineer and an entrepreneur to a fitness professional. आसान नहीं था। शुरुआत करी एक छोटी सी जॉब से, दिल्ली में ही शुरुआत करी, बहुत छोटी सी 15,000 रुपए की नौकरी से, और आज 11 साल बाद यस आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई एम कैरिंग अ स्टेटस ऑफ आईएफबीबी प्रो एंड आई एम रनिंग माय ओन entrepreneurship also in the form of a gym and a supplement brand. बहुत बढ़िया। तो आज रजत से उसकी जर्नी के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, उसके प्रो स्टेटस के बारे में भी सब बात कर रहे हैं। मेरे को आज इससे कुछ अलग बात करनी थी, एंड वी विल हैव रजत अगेन एंड अगेन एवरी वीक। मेरे को रजत से बात करनी थी जो बॉडी बिल्डिंग के सीक्रेट्स है, जो कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। वो विचित्र स्टोरीज जो आपने सुनी होंगी, देखी होंगी बॉडी बिल्डिंग में, जो मेरे करियर में मैंने देखी हैं। तो आज जनता के साथ वो स्टोरीज शेयर करते हैं कि जो लोगों को लगता है ना बॉडी बिल्डिंग बड़ा आसान है, दवाइयों के इंजेक्शन तो लगाने हैं, लगा लिए क्या फर्क पड़ जाएगा। जो लोग गुजरते हैं, देखो सब आईएफबीबी प्रो नहीं बनते, आपको पता है आपके टाइम पे भी 700-800 लड़के थे जो स्टेज पे चढ़े थे, और एक आदमी को प्रो कार्ड मिलना था। सोचो इतना कंपटीशन होता है, और वो भी 700-800 वो है जो टॉप है अपनी लीग के, जो नीचे खेल रहे हैं, जो इस फेडरेशन में compete नहीं करते, वो छोड़ दो। तो हजारों लोगों में जाके कहीं एक आदमी को प्रो कार्ड मिलता है, बट उसकी जर्नी तो आप सब देख रहे हो। बट जो वो गुजरता है जिस फेज से, जो अपने आसपास चीजें देखता है, वो क्या होती है? सबसे डरावनी चीज जो तुमने या तो इस इंडस्ट्री में सुनी है या तुमने देखी है, क्या है? पहले आप बताओ, फिर आई टेल यू। मे बी चलो आई स्टार्ट विद दिस। मुझे किसी ने बताया कि किसी बॉडी बिल्डर का वेट कम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसी रूम में उसे ब्लड डोनेट करवाया, उसका 300 ml खून निकलवा के उन्होंने फेंकवाया उस लड़के का। मतलब मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि ना सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट था, ना वो लड़का ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड था, सिर्फ इसलिए कि उसका बॉडी वेट जो है वो उस कैटेगरी में आ जाए, उसके लिए 300 ml उसका खून निकाला। सो इंडिया की बात है? हाँ, यही किसी देसी जिम की बात बता रहा हूँ आपको। ओह माय गॉड। और बहुत नॉर्मली उनको लगा क्या दिक्कत है, वेट ही तो कम करना है। मतलब मेरे को था यार, वैसे ही वो डिहाइड्रेटेड है, वैसे ही खून उसका गाढ़ा हुआ पड़ा है, और तू और निकाल रहा है, ये मर गया तो क्या होगा। जब किसी ने मुझे बताई ये बात, तो मुझे लगा यार ये आदमी मतलब कितना बड़ा रिस्क ले रहा था कि ये साला मर जाता। समझ भी नहीं आती इसके साथ हुआ क्या। मतलब इस तरह की स्टोरीज मैंने सुनी है, और मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। एक्चुअली देखो चिराग सर, मैं आपको बताऊं कि ये चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं। आइडियली चलो इसी चीज का एग्जांपल मैं आगे देता हूं कि अगर किसी कोई 1 किलो 2 किलो से पीछे रह रहा है, और उसको लेट से 65 में खेलना है कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में, और वो 70 में खेल है, उसका वेट आ रहा है, तो 1 या 2 किलो कम करने से वो केवल इसी रीजन से कम करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि उनकी छोटी कैटेगरी में कंपटीशन कम हो जाएगा। आइडियली वो ये नहीं देखते कि वो जो बाकी के लोग हैं वो उसी कैटेगरी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भी बात है, वो 65 को कंसीडर करके तैयार हो रहे हैं। आप जब ब्लड निकालोगे या कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल यूज करोगे जिससे केवल आपका वेट ड्रॉप हो रहा है, पहला सबसे बड़ा आयरॉनिकल फैक्टर
फर्स्ट थिंग हम लास्ट टाइम पे मसल की फुलनेस पे काम करते हैं, हम लोडिंग पे काम करते हैं, उसको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, अपनी एंजाइटी अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, सो दैट अवर बॉडी इज रिजुविनेटेड टू सम एक्सटेंट. 100% तो रिजुविनेशन नहीं हो सकता, बट टू सम एक्सटेंट वी ट्राई टू मिनिमाइज ऑल दीज फैक्टर्स. बट जब आप एंड टाइम पे जब आप वेइंग कर रहे हो, उसके कितने टाइम बाद शो है या नहीं है, उस टाइम पे जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने वो वॉल्यूम निकाल लिया जो आपकी मसल फुलनेस लेके आता. सेकेंडली, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आप कितनी भी कार्ब लोडिंग कर लो, कितनी भी वाटर लोडिंग कर लो, कितनी सॉल्ट लोडिंग कर लो, क्योंकि बॉडी सबसे पहला काम ये करेगी जो आपकी आरबीसीज गई है उसे रिप्लेनिश करने की कोशिश करेंगी. अब जब बॉडी के पास वो खाना ही नहीं है, आपने पानी रोका हुआ है, आपने सॉल्ट रोका हुआ, विच इज नाउ वेरी कॉमन दीज डेज की पानी सॉल्ट रोकना, तो बॉडी करेगी क्या, वो ऑलरेडी कंफ्यूज स्टेट में है. तो उस टाइम पे माइंड भी काम नहीं करता, बॉडी के आधे फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं. तो जस्ट इमेजिन, सो आइडियली दिस इज अ लैक ऑफ एजुकेशन. मैं अगर उसकी जगह होता तो शायद अगर 300-400 ग्राम का फर्क होता तो थोड़ा बहुत कार्डियो करके वो कॉम्पनसेट हो जाता, या बहुत ही जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें ना डायरेटिक की जरूरत पड़ती है ना किसी और चीज की जरूरत पड़ती है. यू कैन इजीली कॉम्बैट दैट. लेकिन आप 2-2.5 किलो वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में मैं अगर होता या मेरा कोई एथलीट होता, मैं उसको बोलता तू इसी वेट क्लास में खेल, हम लोडिंग अच्छी करके तेरे वेट को और बढ़ा के फुलनेस लेके आएंगे. अब यही फर्क होता है रजत की, जब एक पढ़ा लिखा कोच होता है और एक अनपढ़ कोच होता है तो इस तरह की सिचुएशंस आती है. एम्प और टर्मिन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आजकल लड़के ऐसा ले रहे हैं जैसे रेडबुल है. क्या लगता है इसके बारे में? और बॉडी बिल्डर्स में तो मैंने बहुत देखा है कि बैठे बैठे भी वो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नशा चढ़ गया, वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. They need that. They need that. Actually, that is basically the dopamine effect, जो आपको feel good factor देता है एक. So what I believe ideally, it's not what they are injecting, it's that pinch which they are getting. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना नशा करते हैं सांप का, सांप से डंक लगवाते हैं अपने, तो that is a dope instant, I mean some kind of different feeling. तो वो जो feeling है ना, अगर आप उसको वो पानी भर के भी दे दोगे ना, पानी भर के वो लगाएगा, ही विल गेट द सेम फीलिंग, बिकॉज माइंड न्यूरॉन्स ये बोल रहे हैं कि यार मैंने चला गया अंदर. प्लेसिबो. पर रजत, एक बात यहाँ पे समझने की जरूरी ये भी है ना कि ये जो चीज है ये परमानेंट तो नहीं रहने वाली. नो नो नो. आप अगर कुछ भी कर लो, मैं मान लेता हूँ कि चलो आप जो है बहुत एम टर्म ले ले, तो ऐसा तो है नहीं कि वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत ऐसी कोई चीज निकल के आ जाएगी. और एडिक्टिवनेस जो हो रही है वो अलग है. बहुत सारे लड़कों को इसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, किसी का किडनी खराब हो रहा है. मतलब मैंने रियल एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे लोग इतने एडिक्टेड है कि दिन के 10-10 शॉट लगा रहे हैं. मतलब क्या जरूरत है इस चीज की? I have actually listened to the stories that they are using an entire bottle in a day, 20 ml का bottle, entire bottle in a घोड़े को लगना था. I mean, it's like again, it's the bro science and a lack of education basically. देखो, आपने अगर, मेरा ये मानना है पर्सनली, आपने अगर एक लेवल को अचीव कर लिया है, एंड let's say, see, I am not against anything. Why? Because सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं करने. बिल्कुल. अगर आपको लग रहा है आखिरी के 10-15 दिन 20 दिन आपको ऐसे पुश की जरूरत है कि वो स्पेसिफिक चीज आपको इफेक्ट दे देगी, please do that with a very specific protocol and supervision, and after that don't get addicted to it. पर रजत, एक बात समझो ना, ये तुम अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहे हो. वो 20 I was coming to that point. वो 20 साल के लड़के को खाक पता है, उसको जरूरत ही नहीं है. उसके अंदर ऑलरेडी इतना टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है, ऑलरेडी इतने एंडोर्फिन्स हैं, इतने डोपामीन है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं. लेकिन हाँ, एडिक्शन अगर हो गई तो उसके बिना वो फंक्शन नहीं कर पाएगा. सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना बॉस, ये आ रही है कि लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई रुकना कब है. रजत जैसे जो कंडीशन बॉडी बिल्डर्स है ना, इन्हें पता है अगर 10 दिन लिया है तो उसके बाद 6 महीना नहीं लेना, पर 10 दिन के बाद स्टॉप करना आप नहीं कर पाओगे यार. ये हमारा रजत के साथ डिस्कशन भी हुआ था कि कैसे प्री वर्कआउट्स जो है अब एक मैंडेटरी चीज बन गई है 20 साल के लड़के के लिए. क्यों भाई, क्या है ऐसा? पहले नहीं करते थे लोग, एक्सरसाइज करते थे ना, पर आज क्यों ऐसा है कि तुम्हें प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज नहीं हो रही है? तुमने अपने आप को कंडीशन इस तरीके से कर लिया है. तो मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा प्रो एक बात बोल रहा है कि भाई जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा जो 20 साल का कोच है ना, उसकी बात मत सुनना. अपना दिमाग लगाना ऐसी चीजों में कि यार ये चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है. और इसका साइंस वाइज हम सब बात करेंगे इस पे, पर आज सिर्फ हम इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं ब्रॉडली. आप ये देखो कि आपने अभी एक वर्ड यूज किया, 20 साल का कोच.
क्या कोई भी 20 साल या मैं कहता हूं 22-24 साल का लड़का भी जो आज के टाइम में कोच कर रहा है, क्या उसने अपने आप को कभी कंप्लीटली कंडीशन देखा है? क्या उसने इस एज में इतना मसल मास गेन कर लिया है कि उसे पता है कि एक्चुअल कंडीशन बॉडी स्टेज पे क्या होती है? क्या उसने इस लेवल के कॉम्पिटिशंस खेल लिए हैं और जीत लिए हैं कि वो दूसरों को इस चीज के लिए गाइड कर रहा है? द प्रॉब्लम टुडे इज दिस ओनली, पीपल हु वर्क आउट फॉर 1 or 2 years, first of all they become online coach. I'm being very frank over here. इसमें ना जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक वो डालूंगा, प्रिस्टीन नाम है, ट्राइस्टीन नाम है उस लड़के का। वो 12-13 साल की एज से रिप्ड था यार। आज उसकी मैं ये फोटोज अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो ये लड़का अगर कल को बोलेगा मैं कोचिंग कर रहा हूँ, हाँ तो इसने बहुत मसल मास गेन किया भाई, पर वो जेनेटिक फ्रीक है। वो सोचे कि जो उसने किया है वही मेरे पे या वही तुम पे या वही अभय और सत्यम इस रूम में है इन पे काम करेगा, मुझे नहीं लगता वो काम करेगा। मतलब वो तो जेनेटिक फ्रीक है यार, वो कुछ नहीं। वो जो अफ्रीका में इनके पास जिम नहीं है, वो साले टायर वायर लगा के भी बॉडी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार वो हमारे लिए अच्छे कोचेस हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने उतना मास गेन कर लिया है। आपको साइंस का समझ आना और बॉडी के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू आप कैसे दिख रहे हो इस चीज से। एब्सोल्युटली, आप जिसकी गाइडेंस में जा रहे हो, पहले आप ये देखो कि वो जो आपको बता रहा है क्या उसने अपने ऊपर वो चीज अप्लाई की हुई है? क्या वो आपको ये बता रहा है मैं तुम्हें स्टेज कंडीशनिंग अचीव करा दूंगा? क्या उसने कभी लाइफ में स्टेज कंडीशनिंग अचीव की है? क्या उसने उस लेवल का, जिस लेवल पे वो आपको खिलाना चाह रहा है, उस लेवल के कंपटीशन में क्या खुद खड़ा हुआ है? ये चीज जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी उस दिन वो ये समझ जाएंगे। कितने सारे लोग हैं, आप देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग के बारे में जब बात होती है ना, तो हमेशा बात होती है एनाबॉलिक्स के बारे में। जितने भी लोग आपको आज के टाइम में ज्ञान देते हुए दिखेंगे वो एनाबॉलिक प्रोटोकॉल्स बताते हुए दिखेंगे। तो क्या होता है कि ऑडियंस के दिमाग में भी यही सेट हो जाता है, भाई ये सबसे प्रायोरिटी है, उसके बाद की चीजें बाद है। उन्हीं सेम लोगों से अगर आप पूछ लोगे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, राइट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स, राइट हाउ टू एक्चुअली गेन मैक्सिमम मसल मास इन मिनिमम टाइम विदाउट यूजिंग ऑफ एनी एनाबॉलिक्स, हाउ टू मैनिपुलेट योर डाइट टू गेट द बेस्ट रिकवरी so that your performance is better, these things are neglected also यार। मिनिमल डोज पे मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आना है, ये तो बात करो। आप डोज तो बढ़ाते जा रहे हो, आप ले रहे हो वो डोज जो प्रोज ले रहे हैं अपने पीक उसमें ऐसा नहीं कि अभी ले रहे हैं, अपने पीक उसमें जाके वो डोज ले रहे हैं और आप उस डोज को आज लेना चाहते हो। यार समझो, एनाबॉलिक से अगर बॉडी बनती तो भाई ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं, धड़ल्ले से सबके पास एक्सेस है यार। इंजेक्शन लगाने से बॉडी नहीं बनती मेरे भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको चीजों को छोड़ना पड़ता है। I started my training in year 2000, मतलब आज 2025 है, मेरे को 25 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। एंड चिराग सर, आई एम टेलिंग यू, फॉर द इनिशियल 10 to 12 years ऑफ माई लाइफ मेरे को ये नहीं पता था कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, राइट? मेरा डोमेन ही अलग था, आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सारी चीजें थी। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, साइकिल क्या होती है, हमें सिर्फ एक चीज सिखाई गई थी और पता थी, खाओ और वजन उठाओ। उस टाइम पे एस्थेटिकली भी कोई इतना लॉजिक नहीं था कि सिक्स पैक होने चाहिए या कुछ होने चाहिए। आइडिया वाज टू बिल्ड अप द फाउंडेशन। जो फाउंडेशन वो मैंने 10-12 साल में गेन कर ली, आज किसी को बोल दो, nobody is ready for that। आज अगर मैं ट्रेनिंग भी छोड़ दूं ना, people will say for next 10 years, yes you have trained well। Yes, that's how it goes। बट यार ये तो प्रॉब्लम है ना कि यंग बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है बॉडी, इसके पीछे का जो एफर्ट है ना 25 साल का, वो कोई देखने को तैयार नहीं है, वो कोई करने को तैयार नहीं है कि यार क्यों रजत ऐसा दिखता है, क्यों कोई बॉडी बिल्डर ऐसा दिखता है। एक और रजत मुझे बात करनी है इंसुलिन के बारे में। एक ये इंसुलिन का जो ड्रामा यंग बॉडी बिल्डर्स ने शुरू किया है ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? See, again it is very overrated। मैंने शायद अपने गेनिंग टाइम में ही I have hardly used insulin, and for the past 2 years I have not used insulin। If you are, let's say, going for a men's physique category, you definitely don't need insulin। If you are going for a classic physique category, you definitely don't need an insulin। Yes, but if you need a push, it should be strategically designed। ये नहीं कि आपको 10 यूनिट 20 यूनिट रोज आपने ले लिया, प्री वर्कआउट में आप 20 यूनिट ले रहे हो, पोस्ट वर्कआउट में 20 यूनिट ले रहे हो। If you are going for, let's say, a 2-1-2 category of bodybuilding and you have achieved
टू अ लेवल दैट उसके बाद आपको इंसुलिन का पुश चाहिए। न्यूट्रिशन क्या, इंसुलिन क्या करता है, न्यूट्रिशन को आपके मसल सेल्स में सीधा पुश करता है, ग्लाइकोजन को पुश करता है, अमीनोज को पुश करता है। अब जब ऑलरेडी आपकी बॉडी इतना इनफ इंसुलिन बना रही है कि वो ऑटोमेटिकली उस न्यूट्रिशन को पुश करे, यू डोंट नीड दैट। आप रेगुलर इंसुलिन लेते रहोगे, आपके ठीक है कोच ने डाल दिया, रेगुलर इंसुलिन आप ले रहे हो, जब आप बंद करोगे तो हो सकता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाए, क्योंकि बॉडी को जो इंसुलिन बना रही है वो उसके अलावा बॉडी की इंसुलिन का जो बना रही है वो भूल जाएगी। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद टेस्टोस्टेरोन, सेम चीज, ग्लैंड सीक्रेट नहीं कर रही है, एक्सोजीनियस उसको इंसुलिन मिल रहा है, तो आप इंसुलिन जो एंडोजेनस सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। पर उससे भी ज्यादा रजत, मुझे तो ये लगता है कि गलत लग गई इंसुलिन और कार्ब्स नहीं लिए और रात को सोने चले गए, शॉर्ट एक्टिंग की जगह लॉन्ग एक्टिंग लगा दिया, तो भाई रात को ही मौत हो जाएगी, सुबह उठने का टाइम भी नहीं मिलेगा। एहतियात भी बहुत बरतने पड़ते हैं। इनफैक्ट अगर कोई लॉन्ग एक्टिंग यूज कर रहा है, डेफिनेटली, सो लॉन्ग एक्टिंग की पीक्स होती हैं। सिंगल पीक आएगी 1-1.5 घंटे बाद, फिर दूसरी पीक आएगी 2-2.5 घंटे के बाद। उस टाइम पे अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो आप हाइपोग्लाइसेमिया में चले गए अगर, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आपको कुछ भी करा सकते हैं। आपका बीपी लो हो जाएगा, आपका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बेहोशी की हालत में ही जा सकते हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो यू हैव टू यूज इट। बेटा फिर फैमिली का हरिद्वार ट्रिप होगा, तुम लोटे में जाओगे, फैमिली गाड़ी में जाएगी, ये याद रखना। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि यार ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि भाई इंजेक्शन लगा ली, इंजेक्शन वाली बॉडी बना ली, मेरे भाई उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको जिम में अपने आप को ज्यादा रगड़ना पड़ता है। बट इंसुलिन जैसे ड्रग्स और डायरेटिक्स जैसी चीजें, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है बहुत ही एहतियात के साथ, अगर आपको कोच जो है उसको बहुत कुछ पता है और अगर कोई डॉक्टर आपको मिल रहा है तो उसको पता है, तो मुझे लगता है उसके बाद सोचना, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको साफ मना कर। सबसे अच्छा तरीका ये है, आप शुरुआत के 10 साल इंसुलिन के बारे में सोचो ही मत। आप एनाबॉलिक से ही जो हाइपरट्रॉफी कर सकते हो इनिशियली, देखो 5-6 साल तक तो एनाबॉलिक्स की भी जरूरत नहीं। इफ यू आर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 18-20, you don't need that. There are so many people who have made a very good physique and they are actually competing in competitions also. And after that, if they think they want to switch to an enhanced athlete, they do that. और प्रॉब्लम ये है कि पहले दिन से बंदे को ये लगता है, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे भी है चिराग सर, कि मैंने जो अभी आपको पॉइंट रखा, द इन्फ्लुएंसिंग पार्ट, people see that this is the way to start. They don't see nutrition and supplementation and right workout is the way to start. अच्छा, यहाँ से मेरे दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन निकलता है, आजकल जो ये एनाबॉलिक्स का ज्ञान वर्कशॉप्स में देते हैं, इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं, साइकिल्स बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एक तो ये हो गए, और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, ये जो आईएफबीबी प्रो बन जाएगा आदमी, उसे क्या 10-20 लाख रुपए के महीने के सप्लीमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, तुम्हें कुछ नहीं करना, दिन में ट्रेनिंग करो फिर सो जाओ, फिर ट्रेनिंग करो फिर सो जाओ, क्या ऐसी कोई चीज है क्या? एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आपके चैलेंजेस अलग होते हैं। जब आप शुरू करते हो तो आपके चैलेंजेस ये होते हैं मोस्टली कि आपको उस लेवल पे जाना है जिस लेवल पे ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट है। जब आप उस लेवल पे चले जाते हो फिर आपके चैलेंजेस होते हैं उन एक्सपीरियंस एथलीट्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना है, एक आईएफबीबी प्रो होना है फॉर एग्जांपल। फिर जब आप आईएफबीबी प्रो बन जाते हो उसके बाद आपके चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं रिलेटेड टू दिस। जो सोचना है ना कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, नो, ऐसे नहीं मिलता। बट रचित एक बात समझो, क्या कॉन्ट्रैक्ट इतनी वैल्यू का होता है जितना लोगों को लगता है? नेवर। सी, अगर मैं अपने एक्सपेंडिचर की बात करूं, जब मैं एक्चुअल प्रेप में जाता हूं, एक्सक्लूडिंग माय कोचिंग फी ऑफ माय कोच, एक्सक्लूसिव ऑफ दैट, अराउंड 1.5 to 1.75 lakhs per month is the expenditure of your food, your anabolics, your peptides, your training, मतलब each and everything का supplementation। और उसमें सबसे ज्यादा महंगा क्या होता है? लोग समझते हैं anabolics बहुत महंगे होते हैं, सबसे ज्यादा महंगा होता है supplementation और फूड की कॉस्ट। बॉस, तुम्हें लगता है कि फूड सस्ता है, बट एक बात समझो, 2 लाख रुपए के आसपास आपका महीने का प्रेप का खर्चा है, 1-1.5 लाख रुपए घर का भी खर्चा होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ गाड़ी की किस्त में मिला के 4-1 लाख रुपए। क्या ये जो यंग बच्चे आ रहे हैं जिनको लगता है बॉडी बना ली तो मेरा जिंदगी कट जाएगी, मतलब सच्चाई आज बता दे इनको कि इनको पता हो कि भाई घिसना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड आके तुम्हें बोलेगा जी 10 लाख रुपए पकड़ लो भाई साहब क्योंकि आपने अच्छी बॉडी बना ली है, आप ये ले लो। इज इट डिपेंडेंट ऑन द सेल्स और इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर बॉडी?
नो, सो बॉडी इज द इनिशियल फैक्टर जो आपको, और वो भी 1000 में से एक को मिल सकता है, बट उसके बाद डेफिनेटली you should be able to sell yourself and you should be able to sell the qualities of the brand. First thing, and secondly, आपको हर एक ब्रांड आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, हो सकता है 6 महीने है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद कोई और अच्छा बंदा आ जाए, कोई और अच्छा इन्फ्लुएंसर होगा, वो आपको ओवरटेक कर लेगा, लेकिन आपकी प्रोग्रेस वहां रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपको, मतलब मैंने शुरुआत से ये बिलीव किया है, अगर आपको ब्रांड नहीं मिलता है, लेट्स से आपको, आप कितने बड़े बन जाओ, आपको ब्रांड नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश कर सकते हो, सो दैट आपको किसी ब्रांड की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं IFBB Pro आज बनाऊं, ऐसा तो है नहीं, अभी तक मेरा खर्चा नहीं चल रहा था। मैंने भी 15,000 की नौकरी से, ये रियलिटी है, 15,000 की नौकरी से बहुत चप्पलें घिसी हैं। मैं आपको बताऊं रियलिटी, मैंने कोविड में कुछ करने को नहीं था, मैंने लोगों के पैर तक दबाए हैं, इसीलिए क्योंकि मुझे किसी काम से शर्म नहीं आती। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊंगा, आज भी अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई अपने जिम का झाड़ू पोछा लगाना है, मैं लगा लूंगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट रजत, यही तो रीजन था कि तुम 20 साल 15 साल इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए। IFBB Pro का स्टेटस तो आज आया ना, और आज भी अगर आप देखो तो आप कोचिंग आज भी कराते हो, आज भी आप न्यूट्रिशन प्लान दे रहे हो। क्या IFBB Pro अगर तुम 10 साल 15 साल पहले भी बन जाते तो क्या वो आपके खर्चे निकाल सकता था अगले 15 साल? मतलब कैन यू लिव अ लाइफ, द लाइफ यू वांट इफ यू आर IFBB Pro just by getting that status? 15 साल पहले तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, किसी को पता ही नहीं था IFBB Pro क्या होता है। आज से भी अगर आप 15 साल लो तो हर रोज नए लड़के आ रहे हैं, वो हर रोज बेटर दिख रहे हैं, आप एज कर रहे हो, तो आपको प्लान करना है कि कैसे मैं अपनी बॉडी को और बेटर बनाऊं, और उसके साथ साथ अपना एक सोर्स ऐसा भी निकालूं कि उस बॉडी पे मैं लगा सकूं। ये नहीं है मैंने आज लोन लिया, 6 महीने के कंपटीशन खेल लिया, उसके बाद मैं 6 महीने रेस्ट पे बैठ गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पीपल लैक हियर ओनली, दे टेक इट एज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड थिंग। आइडियली बॉडी बिल्डिंग इज अ 12 मंथ स्पोर्ट, और सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है ना, जब आप ऑफ पे होते हो तब लगता है। ठीक है, आपका ऑफ पे खाने का और सप्लीमेंट का खर्चा ज्यादा होगा, जब आप प्रेप पे होगे तो थोड़ा बहुत आपके हार्मोन्स का खर्चा ज्यादा होगा, ये डिविएशन रहता है। लेकिन आप सोचो, हम लोग ये भी रियलिटी है, हम लोग बाहर के कंपैरिजन में स्टेज पे इसीलिए नहीं दिखते कि हम लोग ऑफ सीजन को ऑफ कर लेते हैं। आइडियली देयर इज नथिंग लाइक ऑफ सीजन, इट्स लाइक अ ग्रोथ सीजन और मेंटेनेंस सीजन और अ प्रेप सीजन। रजत, जिस प्लेटफॉर्म पे जाने की बात कर रहे हैं, मतलब यार मुझे लगता है एक तो ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। सब्जेक्टिव क्या है कि मुझे कैसा दिख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, और आपका ओवरऑल स्टेज प्रेजेंस कैसा रहा, वो बहुत चीजें डिसाइड करता है। प्लस आप कितनी मर्जी मेहनत कर ले यार, एक जेनेटिक फ्रीक जो है वो एक जेनेटिक फ्रीक रहेगा। काई ग्रीन ने कितनी मेहनत करी, फिल हीथ का एक वो जेनेटिक फ्रीक था, और एक उनकी स्टेज प्रेजेंस थी, और काई ग्रीन के बारे में तो बहुत सारी बातें बोली जाती है, इसलिए नहीं जिताते थे बिकॉज ही वाज अ पॉर्न स्टार, मतलब इस तरह की चीजें भी हैं। तो अब आपको ये भी समझना है कि यार यहाँ से वहां तक का जो सफर है ना, आप सोचो ओलंपिया स्टेज पे खड़े होने का मतलब वो बहुत लंबा सफर है। उसके बीच में तुम्हें शादी भी करनी है, तुम्हें अपनी फैमिली भी देखनी है, तुम्हें बच्चे भी पैदा करने हैं, तुम्हें खर्चा भी देखना है। तो गोल जरूर बनाओ, पर साथ में ना अपने इनकम का सोर्स भी बनाओ। मतलब अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो रजत मुझे बताना। कि सबसे बड़ी बात यह है आज के टाइम में, बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट तभी शुरू करो जब आपके पास पैसा हो, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं ये 12 महीने का गेम है। आप एक भी महीना ये नहीं बोल सकते यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास सरप्लस में पैसे होने चाहिए और एडवांस में पैसे होने चाहिए। जो चीज आप, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैंने जब मैं कॉलेज में था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 to 2007, उस टाइम पे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ही होता था, वन ऑफ द टॉप ब्रांड। तो उसका एक डब्बा, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का डब्बा उस टाइम पे 2000 रुपए का मिलता था, 5 LBS का। आज के टाइम में वो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो 7000 रुपए का मिल रहा है। बाहर वाला आप लेके आओगे तो उसके 1000-1500 रुपए कॉस्टिंग और मान लो। सो सी द डिफरेंस, इट्स 400 टाइम्स, इनफैक्ट 450 टाइम्स। तो उस हिसाब से अगर आप लगाओ, आप जब उस टाइम पे ट्रेनिंग करते थे तो 40-50 हजार रुपए आपका खर्च होता था, तो उस हिसाब से मैंने 400 टाइम्स बता दिया, 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। तो अगर आपके पास इतना पैसा है, देखो अगर आप बिगिनर हो डेफिनेटली वो खर्चा एक बार में इतना नहीं लगेगा क्योंकि आपको कम चीज ही ज्यादा इफेक्ट दे देगी। लेकिन होता क्या है कि
कोचेस या आप लोगों को नहीं पता होता, कोचेस ही आपको बोल देते हैं कि बेटा ये रहा ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल, इसके साथ तू एमजीएफ भी ले ले, इसके साथ तू आईजीएफ भी ले ले, इसके साथ तू जीएचआरबी भी ले ले. यू डोंट नीड ऑल दिस. All that. In my career, I have not used apart from HGH anything. एक दो बार IGF यूज करा होगा, but there is no use. Even overseas people will say just stick to HGH. These all are nothing. और मार्केट में आप देखो पानी बिक रहा है उनके नाम पे 10-10, 12-12 हजार. मेरी जो समझ बोलती है, सरम्स जो है अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है. देखो, अगर सरम्स प्रूव हो जाते, पोटेंट हो जाते ना, तो जैसे टेमॉक्सिफेन नाम का एक टैबलेट आता है, ठीक है, जो ईस्ट्रोजन का सेरम है, विच इज सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, तो वो तो कैंसर में यूज होता है. अगर इन चीजों में इतना दम होता तो अभी तक इनकी दवाइयां बन गई होती. 6-7 साल तो मुझे हुआ सुनते हुए, और 10 साल मान लो अगर इसकी दवाइयां आती है तो इतने इफेक्टिव थे ना. और अगर ये इतने इफेक्टिव हैं तो कंपनी वाले निकाल के तुम्हें क्यों बेच रहे हैं भाई? वो दवाई बना के बेचेंगे तो ज्यादा पैसे कमा लेंगे. वो तुम्हें ब्लैक मार्केट में क्यों बेच रहे हैं? वो तुम्हें इसीलिए बेच रहे हैं कि वो जो चूहे पे रिसर्च होना था ना, वो तुम पे हो रहा है, वो तुम्हें पागल बनाया जा रहा है वहां से. तो थोड़ा सा ना अपने आप को मतलब सोचो इस बारे में कि यार कोई भी कंपनी वो सामान निकाल के मुझे क्यों देगी? मैं उसके मामा का लड़का हूँ, मैं उसका दामाद हूँ जो मुझे निकाल के दे रहा है वो, और कंपनी के अंदर से पैसा मैं दे भी दूं कितना भी. और अगर इतना अच्छा रिजल्ट था, मान लो वो फ्रैक्स 167 और ये क्या क्या नाम होते हैं भाई, इतना अच्छा रिजल्ट था, तो अनंत अंबानी के पास तो बाप बैठे हैं. सही बात है. वो कर लेता, लगा लेता, उससे बेटर तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता था. वो कर लेता वहां पे. कुछ भी कर लो आप, हिलोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, बॉडी से ये चीजें भी फ्लश आउट हो जाएंगी, नथिंग विल हैपन. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो यार ये सारी चीजें ना, मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस बारे में लोगों का मिथ था कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड. मतलब एक और चीज रजत जो तुम सोचते हो लोगों तक पहुंचे, मतलब क्या ऐसा एक पॉइंट है तुम्हें लगता है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो गलत है, बिल्कुल गलत है? वो मैंने अभी शायद बोला भी है कि प्लीज आप अगर रियल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, सो देयर शुड बी नथिंग लाइक एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और गूगल, बिकॉज उस पे सारा कुछ जो होता है वो बहुत जनरलाइज्ड होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मेरा अगर बच्चा होगा तो मैं उसको एडमिशन स्कूल में कराने भेजूंगा, उसे ये नहीं बोलूंगा घर बैठ के तू गूगल से पढ़ ले, और स्कूल में वो टीचर से पढ़ेगा और ट्यूशन में भी वो टीचर से पढ़ेगा. अगर ऐसा ही हो जाता तो why we needed school? Why we need a teacher? That's how it works in fitness. You need a mentor who can understand your body and accordingly design protocols and nutrition and workout for that. अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, आप उसका एक आपने उसका एक प्लान 8 हफ्ते 12 हफ्ते का फॉलो कर लिया, उसके बाद उसके चेंजेस जो होने हैं वो किससे पूछोगे? या आपने कोई वर्कआउट उठा लिया गूगल से, वो वर्कआउट आप पे अप्लाई कैसे हुआ, किससे पूछोगे? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास भी आते हैं जो इन वजह से खत्म हो चुके हैं. और अगेन सेम थिंग, आप ये देखो जो आपको बता रहा है उसका लेवल क्या है. ही मस्ट बी वेरी हाईली एजुकेटेड, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स. बट रजत उससे अलावा मुझे ये लगता है कि जिस वर्ड से व्यूज आते हैं ना, लोग उस वर्ड को भी बहुत यूज करते हैं. जैसे मैं अभी एक पॉडकास्ट पे गया पीछे, वहां पे सत्तू की बात हुई. अब मैं सत्तू बोलूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. जब आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालोगे सत्तू की, तुम्हें पता है कि क्या सच्चाई है, और मुझे लगता है उस इंसान को भी पता है क्या सच्चाई है. बट क्योंकि उसे पता है कि सत्तू से यू कैन कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिहार में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, गर्मी में सत्तू मिलना ही मिलना है. तो उसको पता है कि मैं ये बोलूंगा सत्तू पियो तो लोग कहेंगे अरे भाई देखो कितना ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी है, और उसका उसे बेनिफिट भी हो रहा है. बट सच्चाई तो आज ये है ना यार कि सत्तू इनकम्प्लीट प्रोटीन है. सत्तू आप इतना नहीं कंज्यूम कर सकते हो, प्रोटीन आपका वो पूरा नहीं कर सकता, आप उल्टे लटक जाता है. एक बहुत बड़ा फैक्टर पता है क्या है जो लोग मिस कर जाते हैं जब वो बात करते हैं सत्तू की, घी की, रोटी की, दाल की, दूध की, पनीर की, दही की. वाकई में ये बहुत न्यूट्रिशनल चीजें हैं, नो डाउट अबाउट इट.
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम पुराने जमाने का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पुराने जमाने में जो लोग चीज कंज्यूम करते थे ना, उनका मोटिव केवल एक रहता था, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। उनका मोटिव ये नहीं रहता था कि एस्थेटिकली कितना प्लेजेंट दिखे। दारा सिंह ले लो आप, या कितने भी पहलवान ले लो, पहले पहलवानी चलती थी, या कितने भी लिफ्टर्स ले लो। बट उसमें रजत एक चीज और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ डिसएग्री भी करता हूँ कि यार वहां पे ना काम करना होता था। मतलब एक आदमी अगर गांव में किसान था तो 2 लीटर दूध जब पीता था ना, तो 66 ग्राम प्रोटीन उसे मिलता था। और तब वो इतनी मेहनत करता था 12 घंटे खेतों में कि वो फैट तो यूज हो जाता था, प्रोटीन उसके काम आ जाता था। क्या आज आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, जो आप 2 लीटर दूध पीने की बात कर रहे हो, क्या आज आप उतनी मेहनत चलने फिरने में कर रहे हो जितनी आप तब करते थे? तो वो न्यूट्रिशन तब सही था क्योंकि तब वो उतनी मेहनत भी कर रहे थे। आज का जो एथलीट है वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा, तो वो जो रिजल्ट तुम सोच रहे हो ना सीधा आपको वैसा मिलने वाला है, वो वैसा नहीं मिलेगा बॉस। तब की मेहनत आज की मेहनत में फर्क है। आप खुद देख लो ना, तुम्हारे पेरेंट्स को अगर जाना होता था कहीं तो टैक्सी स्टैंड वॉक करते थे, तुम अपने घर से बैठे हुए उबर बुक करते हो। अंडा ब्रेड लेने तुम खुद जाते थे पहले, आज तुम्हारा वो क्या नाम है, ब्लिंकिट वाला देके जाता है। तो पहले लोगों का ये भी नहीं होता था मेरे 6 पैक दिखे, मेरी मस्कुलर फिजिक दिखे। अब आप सत्तू दूध दही कंज्यूम करोगे, नो मैटर व्हाट, आप इतना काम नहीं कर सकते, जैसा आपने बोला इतना ट्रेनिंग नहीं कर सकते, यू विल नॉट गेट दैट एस्थेटिक्स। आप दिखना भी वैसे चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो आप सत्तू से या दूध से दही से पनीर से बना लो। आई एम सॉरी, आई हैव ट्राइड इट, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। यस, हाँ, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी मसल्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप कंप्लीटली कंडीशनड नहीं हो पाओगे, जो आजकल लोगों को चाहिए कि मैं अंदर से चाहे थोड़ा सा कम हो जाऊं, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए। तो ये फर्क है जो कैरी करता है कि जो लोग बोलते हैं कि इस पहले के लोग भी खाते थे, आई एग्री, लेकिन पहले के लोगों के गोल एस्थेटिक गोल्स नहीं होते थे। गोल्स नहीं थे, और पहले की मेहनत बहुत अलग थी यार। यार तो उतनी मेहनत करो ना, जाओ करो खेतों में मेहनत, उतनी तो समझ में आएगा 12 घंटे जो तो खेत, तब समझ में आएगा कितनी मेहनत। उनकी टाइमिंग बहुत थी ना, सुबह 4 बजे उठना है, रात को 8 बजे सो जाना है। एवरीथिंग वाज ऑन द टाइम। बॉडी को ये पता था इस टाइम मुझे ये मिलना है और ये डाइजेस्ट कर देना है। आजकल लोग 6 घंटे की फास्टिंग करने के बाद एक बार में 2 बार का खाना खा लेते हैं, फिर कहते हैं मोटे हो गए, हमने तो कुछ नहीं खाया। पर दूसरी चीज ये भी है ना यार कि आपके पास तब स्लीप का एक बहुत बड़ा वो था कि 8 बजे के बाद कुछ है ही नहीं, अंधेरा हो गया जाके सो जाना। आज 2 बजे तुम सो रहे हो, 12 बजे सो के उठ रहे हो, मेटाबॉलिज्म रहे हो कि भैया प्रिमिटिव टाइम्स का। अरे उठो ना सुबह 4 बजे, नहा धो के जाओ काम पे 4 बजे सुबह, शहरों में भी, तब तो समझ में आएगी कहानी। तो हमारी एक छोटी सी समेशन यही है कि आपको जो लग रहा है ना जर्नी बहुत आसान है, जर्नी इतनी आसान नहीं है। और आज की अब के बाद भी, रजत खुद बताएंगे अभी कि अब के बाद की जर्नी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। यस, बिकॉज अभी आप एक तरीके से इंटरनेशनल शो में मोस्टली 80% पीपल यू विल फाइंड इंडियंस। दैट्स द हार्श फैक्ट। अब लोग ये बोलेंगे तू तो इंडियन के बीच में जीत गया एंड ऑल। भाई उनके बीच में जीतना भी बहुत डिफिकल्ट है। आई एम ट्राइंग फॉर द पास्ट 5 years, इनफैक्ट 6 years, तब जाके मेरे को ये अचीवमेंट मिली है। कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा, चिराग सर मेरे साथ फायदा क्या हुआ, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने पहले दूसरे शो में ही प्रो कार्ड जीत लिया। मतलब लकीली भगवान की ब्लेसिंग से उन्होंने जीत लिया। आज तक भी 3 से 4 साल में भी दे आर द सेम, क्योंकि उन्हें ये लग गया कि यार ये तो बहुत आसान है, आगे भी हम ऐसे ही अचीव कर लेंगे। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को हर बार जज ने फीडबैक दिया कि इस पे काम करके आओ। तो मैंने जब उस पे काम करा ना, आज मैं 3 से 4 साल बाद अपनी फिजिक देखता हूं तो मुझे लगता है यार अच्छा हुआ भाई, अब मेरे को प्रो लेवल पे स्पेसिफिक चीजों पे काम करना है। ठीक है, मैं वरना प्रो बनने के बाद उन चीजों पे काम करता, आज मैं उन चीजों पे काम कर चुका हूं। सो इट्स ए कांस्टेंट एफर्ट। इवन इफ यू आर प्रो, you have to compete with people where 90% are international people. In fact 95%। और जेनेटिक फ्रीक्स हैं यार, जेनेटिक फ्रीक्स हैं, वो मिडिल ईस्ट के जेनेटिक फ्रीक्स हैं या अफ्रीका के जेनेटिक फ्रीक्स हैं, यूरोप के हैं, सब जगह। तो अब क्या है, अब जो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से अगर मुझे बढ़ानी है तो मुझे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है मैं अपने एनाबॉलिक्स को डबल ट्रिपल कर दूं। एक एग्जांपल देता हूं, दिस प्रेप आई वाज ऑन ओनली 250 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
इमेजिन 250 का मतलब ये होता है कि बच्चा शुरू करता है। जो होते हैं ना, खुद को शोज हो रहे होते हैं वो टेंट लगा के, वो भी 500 से शुरू करते हैं। So I was on around 750. I saw, because I keep on checking myself. I got my blood work done and I saw my estrogen level were peaking like anything. It was crossing 300. ठीक है, मेरा E2 जो था 300 क्रॉस कर गया। अच्छा, Then I analyzed. Even my coach helped me for that. Initially we did some kind of AIs. हमने AIs डाले, लेकिन AIs डालने के बाद भी मेरे को रीचेक कराने की भी आदत है। मैंने रीचेक कराया, it was not deviating. AI means aromatase inhibitor. Aromatase is an enzyme जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में या जो मेल में स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है E2 एस्ट्राडायोल, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब क्या था, बॉडी में वो हार्डनेस ही ना है, ऑब्वियसली बात है, पफीनेस रहेगी जब E2 आई है, तो आ रही थी लेकिन उस लेवल की जो मुझे चाहिए थी नहीं आ रही थी। तो I personally decided, then I spoke to the coach, let's drop testosterone because excess जो हो रहा है यूज तो हो नहीं रहा बॉडी में, वो एस्ट्रोजन और DHT में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने ड्रॉप करा, पहले 500 करा, 500 के बाद चेंजेस दिखे तो मैंने सीधा 250 कर दिया, और लास्ट के 4 हफ्ते में आई वेंट टू 130 140 ओनली। सी द डिफरेंस। सो अगर इन्हीं चीजों से फर्क पड़ रहा होता तो मैं तो डालता जाता 2000 mg पे जाता ना, 250 पे क्यों आता? अगर 250 पे एक आदमी प्रो शो खेल रहा है ना, तुम समझ नहीं पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब 15 साल मुझे भी होगा इंडस्ट्री को देखते हुए, 250 125 130 mg ना, मतलब छोटा बच्चा जो स्टार्ट करता है ना, वो भी 500 से स्टार्ट करता है, उसको भी डेका और टेस्टोस्टेरोन जो 250 बोला जाता है कि बस इससे शुरू करो। तो मतलब विच इज अमेजिंग यार। और ये जो इनसाइट्स है ना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जब आप लोग इस तरह की चीजें सुन रहे हो। तो लास्ट कमिंग टू एन एंड, ये वाला एपिसोड यही खत्म करेंगे एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीक। एंड आपके भी कुछ क्वेश्चंस तो नीचे कमेंट्स में डालना। रजत, व्हाट अबाउट रोजी रोटी? आप बॉडी बिल्डिंग तो कर रहे हो, रोजी रोटी का क्या जुगाड़ है अगर आपके बाप के पास पैसा नहीं है तो? देखो, पैसा नहीं है तो सबसे पहले तो एक ऐसा सोर्स बनाओ, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट यूज करना है तो, कि मैंने बताया कि आपको रुकना ना पड़े। आपके पास सरप्लस में पैसा हो, आपके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपए महीने की रनिंग इनकम हो। आई एम टेलिंग यू गाइस, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज, जिसमें आपके 30-40 हजार रुपए में घर चल जाए। एक एवरेज घर की बात बता रहा हूं, यू कैन नॉट बी टू मच हाई फाई, उसमें घर चल जाए और बाकी बचे हुए 40-50 हजार रुपए आप अपने बॉडी पे लगा सको टू स्टार्ट अप विद। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु वांट टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट, एज अ प्रोफेशन एंड एज अ यंग पर्सन। Yes. शादी के बाद में सोचना है कि 1 लाख हो जाएगा शादी के बाद भाई बहुत खर्चे पड़ जाएंगे। Yes. तो उसमें ये सोचो कि कैसे एक पर्सनल ट्रेनर की तरह, कैसे एक डाइटिशियन की तरह अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, ताकि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। और ये मतलब मेरा सजेशन रहेगा, रजत इसमें ऐड कर सकता है, कि 12 महीने में कोशिश करो 9 महीने पैसे कमाओ और 3 महीने प्रेप करो। और प्रेप भी ऐसी करो कि आजकल अगेन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूं बट स्टिल आई एम क्रिटिसाइजिंग देम, लोगों को केवल 6 पैक और कंडीशनड रहना है। इस चक्कर में वो मसल मास उतना गेन ही नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं करते। सबको ये लगता है यार मैं थोड़ा सा भी मोटा हो रहा हूं, मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगे, मैं और पतला हो जाऊं। सो दे आर इन कांस्टेंट डाइटिंग फेज 12 मंथ्स अ ईयर, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप जो है एक 70-80 किलो के रिप्ड आदमी लगो। आई एम सॉरी, इट कैन नॉट हैपन। सो सोर्सेज आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, लेकिन मैं ये मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज, पहली बात तो अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आप गाइड मत करो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ये कहते हैं क्लाइंट्स को भी, अरे मैं हूं ना, मैं सब बता दूंगा आपको, और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि आगे पीछे वो किस चीज को यूज करा रहे हैं। या सप्लीमेंट प्रोटोकॉल भी ऐसे देखे मैंने, जो सप्लीमेंट्स मैंडेटरी है वो प्लान में है ही नहीं, जो अनवांटेड सप्लीमेंटेशन है वो घुसेड़ रखा है। जैसे किसी ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है केवल सप्लीमेंटेशन एंड लेट्स से 100 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसको इतना लिवर सपोर्ट दे देंगे 4 सप्लीमेंट कि लिवर भी सोचेगा भाई मुझे इतने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग यू एक्चुअली नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। लिवर ऐसे खराब नहीं होता, लिवर इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट विल टेक टाइम फॉर यू टू लर्न। एक प्रेप तुमने कर लिया तो तुम कोच नहीं बनोगे भाई। तुम समझो, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, यूज भी करना पड़ेगा। और यूज के, क्योंकि यार ये जो चीजें है ना, ये वेटरनरी यूज की चीज है। अब वेटरनरी यूज करना, तुम डॉक्टर हो ना, मैं डॉक्टर हूँ उस चीज का, ना रजत डॉक्टर है, आपने यूज किया 10 लोगों पे एक रेफरेंस
एक्सपीरियंस आया तो आपको पता चला कि बॉस ये ऐसे काम करता है, ये चीज ऐसे काम करती है। अगर आप ये सोचो मैंने किताब में पढ़ी और लगा लिया, नहीं होगा। No, no, no. मैंने कर लिया तो भी नहीं होगा। ये आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए। बॉस पढ़ाई भी अपनी जगह काम कर रही है, किसी पे डायरेटिक्स किस तरह से काम करेंगे, किसी पे किस तरीके से काम करेंगे। टेस्टोस्टेरोन, अब मैं आपको बताऊं एग्जांपल, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट 50% लोगों को बुखार होता है कि नहीं? मैं तो आज तक यूज ही नहीं कर बस देखो, मैं कह रहा Never, ever in my हूँ। और life. आप आज भी किसी देसी जिम चले जाओ, कटिंग के नाम पे पहला स्टेरॉइड लिखेगा प्रोपेनेट। I have never used it. अब आपको पता ही नहीं है साला उससे बुखार होना ही होना है उसको, तो उसका एक और सब्स्टिट्यूट क्या है तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने तो गुरुजी से वही सुना था कि प्रोपेनेट लगा लो कटिंग हो जाएगी, वो लगाते उसे फीवर हो रहा है बार बार। फीवर भी होता है, it becomes sometimes abscess also, big abscess also. So अच्छा, एब्सेस से मुझे याद है भाई, मैं एक केस बताता हूँ एब्सेस का। एक लड़के को एब्सेस हुआ, क्यों हुआ भाई? वॉशरूम में इंजेक्शन लगे। अब वॉशरूम तो यार तुम्हें बताइए कंटामिनेटेड, और जब तुम्हारी स्किन ओपन हो रही है ना, तो वहां से सिर्फ इंजेक्शन नहीं जा रहा, वहां से बैक्टीरिया भी जा रहा है। बिल्कुल भाई, मैंने इतना बड़ा फोड़ा देखा my God. उसकी हिप पे, उससे बैठा नहीं जा रहा, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि भाई वो Subside हो गया। और मैंने उसे बोला भाई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चीरा लगाया, कट लगाया, उसके थ्रू सारी पस ड्रेन आउट करी। डॉक्टर बोला भाई 2 दिन और तेरा हिप खराब हो जाता, ओए होए। क्योंकि जिस तरह वो ट्रैवल कर रहा था तो तेरे हिप में इन्फेक्शन ले आता, मतलब फिर तो जान चली जाती, कुछ भी हो जाता, सेप्सिस हो जाता, तू कहीं भी जा सकता। एक छोटी सी गलती, लोगों को लगता है भाई सबसे इजी काम है इंजेक्शन लगाना, भाई सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जहां जिस वॉशरूम में तुम जा रहे हो ना, वो जर्म्स का घर है, वो छोटी मोटी जगह नहीं है, वो जर्म्स का घर है वहां पे और तुम वहां जाके इंजेक्शन लगा रहे हो। इतने मोटे मोटे फोटो देखे हैं मैंने यार लोगों के। प्लस एडल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, यू आर नॉट गेटिंग द राइट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके लिए ना मेरे बॉडी बिल्डर से बात हुई, उसने क्या बोला भैया आधे बॉडी बिल्डर जिंदा इसलिए कि नकली माल आता है, साला असली माल दे दिया ना तो ये सब मर जाएंगे। असली माल एक्चुअल में क्या है ना, असली माल अगर होगा भी ना तो इतनी डोज की जरूरत भी नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट द पोटेंसी विच इट इज कैरिंग उतना बहुत है हमारे लिए। आपका जहां पे आपका नॉर्मल जो टेस्ट वैल्यूज होते हैं आज के टाइम में 600-700 हाई, बहुत हाई माने जाते हैं, ठीक है। अब आप एक शॉट लगाओगे आपके सीधे 1200-1400 क्रॉस कर जाएंगे, उतने में आप इतने एनाबॉलिक हो जाते हो, उसके आपको उसके अलावा जरूरत ही नहीं है। सो इनिशियली इफ यू लेट्स से फॉर 1 year इफ यू आर ऑन 150 to 200 mg of testosterone only cycle, let's say you will gain like anything. You don't need anything primo, anabol, danabol, you don't need anything. You will gain like any, just focus on your nutrition, just focus on training and damaging your muscle. Muscle damage लोग करना ही भूल गए। They don't damage their muscle and then that's से कि results नहीं मिल रहे। Muscle damage जितना होगा उतना muscle hypertrophy बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके साथ डाइटिंग करनी है, उसके साथ खाना है, तभी वो रिकवरी होगी मसल की। That's how it works. So coming back to that point which you were saying कि भाई आपको हमें इनकम सोर्स भी बनाना है, that is utmost important, वरना एक टाइम आएगा बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल करा उसके बाद ठप हो जयराम जी की ये हो जाता है, बस कुछ नहीं होता। बिकॉज बिना यूज करे, बिकॉज स्टार्टिंग से उन्होंने यूज कर लिया है तो उन्हें हर बार डोज बढ़ानी पड़ जाती है। अब जैसे मैंने क्या करा, आप लोग बोलेंगे कि आप कह रहे हो हर बार डोज बढ़ानी पड़ जाती है, आपने तो अपनी डोज घटाई, क्योंकि हमारे लेवल पे एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये पता है कि इस चीज से अगर ये चीज नेगेटिव जा रही है और हमें स्टेज लुक क्या चाहिए, वो हमारा, जैसे मैंने बताया E2 मेरा बढ़ रहा था, मुझे पता है मेरी पफीनेस रहेगी बॉडी के अंदर, एंड आई हैव सीन इट इन द पास्ट आल्सो। सो दोज स्टेज एक्सपीरियंसेस मैटर्स द मोस्ट। अब जिस बंदे ने कभी ये चीज देखी नहीं है, उसको क्या पता हो, जो बंदा ज्ञान दे रहा है केवल थ्योरेटिकल बेसिस पे, अगर उसके पास बंदा जाएगा कि सब वो कहेगा अच्छा एक काम कर, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, बिकॉज उसने एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, और वही है कि मतलब एंटी एस्ट्रोजन सलाह भी लेगा तो फर्क क्या पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ रहा। आई एम टेलिंग यू, सी लेट मी टेल यू, आई एम बीइंग वेरी ओपन हियर, 1 mg of anastrozole every day, 2.5 mg of letrozole every other day. वाओ, It didn't suppress my E2 at all. Imagine भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमेटेज इनहिबिटर है, Yes. व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। मतलब इसके केस पे तो मतलब नहीं मैं बोल रहा, बट मैंने जो जेन्युइनली देखा है ना, इट विल फक अप योर लिबिडो, फक अप libido also, your HDL will go for a toss. HDL will suppress like anything. जाएगा, और ओवरऑल कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर उसको पता था, उसने खुद भी थोड़ा पढ़ा था, कोच की भी मदद ली, ये नहीं बोला भाई सारा ज्ञान मुझे ही है, कहा भैया देखो मेरे को नहीं पता, तुम बताओ, तो कोच ने हेल्प किया, खुद दिमाग लगाया, खुद पढ़ाई करी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि तुम भी पढ़ो। And at the end of 10 days, 12 days, you know, I didn't use AI. Imagine.
वरना उस टाइम पे क्या होता है, एआई की डोज डबल हो जाती है। Double हो जाती इन द लास्ट प्रेप आई यूज 2.5 mg एवरी डे आल्सो, हाँ बट आई वाज मच हार्डर दिस टाइम। दिस तो ये जो मैनिपुलेशंस है ना, ये नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई यू नीड प्रोफेशनल कोच। इंडिया में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, बाहर के लोग क्यों कंडीशन आ जाते हैं, उन्हें पता है भाई, क्योंकि उन्होंने कर रखा है। मिलोस सार्सेव, नील योडा हिल, हैनी रॉम्बार्ड, चार्ल्स ग्लास, कितने ही नाम ले लो, ये पहले प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स रह चुके हैं। हाँ, सिर्फ ज्ञान नहीं, पहले खुद करा है, कुछ करा है, खुद करा है, इतने तैयार करे हैं, सबके आउटकम्स देखे हैं, सबके नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट। वो पता क्या बोलते हैं, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू, कुछ नहीं और कुछ नहीं, जस्ट देयर आर वेरी रेयर कोचेस हु विल एक्चुअली एक्सप्लेन यू और हु विल एक्चुअली टॉक टू यू रिगार्डिंग समथिंग। अदरवाइज टॉप लेवल कोचेस डू इट। हाँ बस ठीक है, तो सवाल पूछना ही ना। So this now we come to an end for this episode. अगर आपके भी कुछ questions है, अगला जो हम ये डिस्कशन करेंगे would be on competition prep. अगर आपके क्वेश्चंस कंपटीशन प्रेप से रिलेटेड हैं, अगर आप एक एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर हो, तो अपने कमेंट्स नीचे जरूर करना एंड वी विल बी एबल टू टेक दोस क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस भी कोई आपके सवाल है तो नीचे कमेंट करना। अगली जब बैठक हम करेंगे, पंचायत जब लगाएंगे, तो उसमें उन क्वेश्चंस को जरूर लेंगे। तो हम इसे बोल सकते हैं प्रेप की पंचायत। प्रेप की पंचायत, अगला एपिसोड हो गया प्रेप की पंचायत। आज बॉडी बिल्डिंग की पंचायत थी, अगली बार प्रेप की पंचायत होगी। तो स्टे ट्यून्ड and we will be coming back next week. Thank you, Rajat. Thank you so much. Thank you.